हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या डिस्कस करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमको कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कितने बेनिफिशियल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फटाफट जिन दोस्तों ने शेयर नहीं किया वीडियो, फटाफट शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर तिर्यक रूप से किसी दूसरे समांगी माध्यम की सतह पर आपतित होती है। तिर्यक रूप से क्या बताया आपको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर तिर्यक रूप से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम की पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तथा आपतन के बाद वो दूसरे माध्यम में अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित होते हुए गमन करती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुने, आपको क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम के पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, तब वह दूसरे समांगी माध्यम में जब वो गमन करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ हट जाती है या मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आई प्रकाश के अपवर्तन की कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम के पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तथा जब वो दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में गमन करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, मूल मार्ग से हट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये आपको क्लियर हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपको बताएंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो उसके कुछ भाग का परावर्तन भी होता है। जो पारदर्शी पृष्ठ है उस पारदर्शी पृष्ठ से एक अल्प भाग का परावर्तन भी हो जाता है। मैक्सिमम अधिकतम भाग का अपवर्तन होता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारी अपवर्तक पृष्ठ कैसी है। किस बात पर निर्भर करता है, हमारी अपवर्तक पृष्ठ पर निर्भर करता है। अगर अपवर्तक पृष्ठ पूर्णतः पारदर्शी है, ठीक है, परफेक्ट है, तो पूर्णतः प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ये आदर्श स्थिति हो गई। लेकिन दैनिक जीवन में या सामान्य स्थिति में हमको आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए प्रकाश के कुछ भाग का परावर्तन भी होता है। तो देखिए, अधिकतम भाग का अपवर्तन होगा लेकिन अल्प भाग का परावर्तन भी होता है, इस बात का ध्यान रखें। फिर देखिए, कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई, और ये जो भाग परावर्तित हो रहा है तो इसको हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, और ये हो गई हमारी अपवर्तक सतह। तो देखिए, इसमें क्या कंडीशन है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम मतलब जिसमें कण दूर दूर हो जैसे वायु, सघन माध्यम मतलब जिसमें कण पास पास हो जैसे कांच, जल। वायु के सापेक्ष जल की बात कर लेते हैं, वायु के सापेक्ष जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो आपको क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण कैसे जाती है, विरल माध्यम से जाती है, और किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कैसे जाती है, विरल से जाती है, किसमें, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। क्या बताया, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से किस में जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। तो यहां हम ये देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का जो वेग है उसमें परिवर्तन होता है। इस कारण से जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण का वेग जो है वो बदल जाता है। जैसे
जब आपका विरल से सघन में जाएगी तो वेग घटेगा, लेकिन जब आपका सघन से विरल में आएगी तो वेग पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। इस कारण से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन मैंने परिभाषा में क्या कहा आपसे कि जब कोई प्रकाश किरण तिर्यक रूप से सतह पर आपतित होगी तब ये अपने मूल मार्ग से हट जाएगी। लेकिन अगर ये तिर्यक रूप से आपतित नहीं होती है, प्रकाश किरण आपकी जो है वो लंबवत आपतित होती है सतह पर, अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, तो इस पृष्ठ का इसका कोई विचलन नहीं होगा और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ध्यान रखें इस स्थिति को कि जब भी कोई प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब ये बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो निम्नतम समय के मार्ग का पालन करती है या निम्नतम मार्ग का पालन करती है। इस कारण से ऐसा होता है। तो आप ध्यान दीजिए आगे, इसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करते हैं कि देखिए जब भी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। तो देखिए हमने क्या बताया कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण की चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। क्या क्या बदलेगा, प्रकाश किरण की एक चाल बदल जाएगी, प्रकाश किरण की चाल परिवर्तित हो जाती है और प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की जो आवृत्ति है और कला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फटाफट से रिवाइज कीजिए, क्या बताया कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम या दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम के पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, तब वह दूसरे समांगी माध्यम में गमन करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, मूल मार्ग से हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की जब हम बात करेंगे तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब अगर हम बात करें कि जब भी प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण की चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, जबकि आवृत्ति और कला, प्रकाश किरण की क्या, आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहते हैं। ये बात आपको समझ आई। इसके बाद देखिए इसमें हम बात करेंगे कि जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके नियम क्या होते हैं। तो देखिए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन जो है उसके नियम की बात करें तो हमने लिखा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं, पहला नियम है आपका कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, किसी दो पारदर्शी समांगी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक नियतांक के बराबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आप पढ़ोगे इसको कि इसे भी हम, इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। कौन सा नियम कहलाता है, ये हमारा स्नेल का नियम। फिर से ध्यान दें, आपको क्या बताया, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है और इस नियतांक को हम कहते हैं क्या, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तथा
ये नियम जो है हमारा वो स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। फिर देखिए, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रकाश किरण की चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो अगर चाल की बात करें तो C इक्वल टू न्यू लेमडा, C इक्वल टू क्या करेंगे? न्यू लेमडा। C प्रकाश किरण की चाल है और इसका मान हमेशा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यू कहते हैं प्रकाश की आवृत्ति और लेमडा को कहते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ये संबंध होता है आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य में और प्रकाश की चाल में। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई? अच्छा, तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हमने 2 नियम पढ़े थे कि एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम था हमारा वो क्या था कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। क्या पढ़ा था? आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये नियम हमारा स्नेल का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्नेल का नियम कहलाता है। ये नियम हमारा स्नेल का नियम भी कहलाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके अपवर्तनांक को दोस्तों हम लिखते हैं 1μ2। अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं? 1μ2। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक होता है 1μ2। इसको हम लिख सकते हैं μ2/μ1। क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1। क्या पढ़ेंगे लेकिन इसको? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि कोई प्रकाश किरण वायु से जा रही है, वायु से किस में जा रही है? जल में गई, वायु से गई जल में, जल को वाटर कहते हैं। तो आप ये लिख पाएंगे AμW। क्या लिखेंगे? AμW। लेकिन जब आप यहां पे इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, सॉरी, क्या? जल का वायु के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जैसे इसमें कहा था दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए यहां पे स्नेल का नियम आपका क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम बनेगा आपका μ2/μ1 इज इक्वल टू sin I/sin r। स्नेल का नियम क्या बनेगा? μ2/μ1 इक्वल टू sin I/sin r। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin r। क्या बनेगा? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin r। ये बात आपको समझ आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आगे डेरिवेशन में यूज होगा। तो फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको लिए कितने बेनिफिशियल हैं। फिर देखिए आगे अगर हम इसमें ऐसा लिखें कि यदि ऐसा है कि जो 1μ2 है वो 1 से ज्यादा है, 1μ2 क्या है हमारे पास? 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं μ2/μ1 ग्रेटर देन 1। क्या लिख पाएंगे? μ2/μ1 ग्रेटर देन 1। ऐसा कब पॉसिबल है? जब μ2 का मान ज्यादा है और μ1 का मान कम है। और μ2 का मान ज्यादा तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अपवर्तनांक सघन माध्यम का ज्यादा होता है और विरल माध्यम का कम। तो ऐसा तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही है और किस में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। कैसे जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और जब सघन माध्यम μ2 मतलब सॉरी ऐसा तभी संभव है। देखिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा 1μ2 ग्रेटर देन 1, 1μ2 ग्रेटर देन 1।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि μ2 अपॉन μ1 एक से ज्यादा है, मतलब μ2 ज्यादा है और μ1 कम है। μ2 वो माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, मतलब ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, और μ1 का मान कम होना चाहिए, μ2 ज्यादा होना चाहिए और μ1 कम होना चाहिए, तभी एक से ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से आ रही है। अब जब कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से आएगी और ज्यादा वाले में जाएगी, मतलब विरल से सघन में जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण क्या होना चाहिए? ज्यादा, और अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए? कम। क्यों? क्योंकि अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपवर्तन कोण घट जाएगा। इसमें दूसरी कंडीशन हम देखें तो देखिए 1μ2 का जो मान है, यदि वो एक से कम है, 1μ2 का जो मान है यदि वो एक से कम है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 लेस देन 1। इसका मतलब μ2 का मान कम होना चाहिए और μ1 का मान ज्यादा होना चाहिए। μ2 कम और μ1 क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो अगर μ2 कम है, इसका मतलब है कम कब होगा? जब विरल में जाएगी, तो ये विरल में जा रही है। और μ1 ज्यादा कब होगा? जब सघन से आएगी, तभी तो एक से कम आएगा। ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम, तो इसका मतलब ये सघन से आ रही है, तो सघन से विरल में जाती है। सघन से कैसे जा रही है? विरल में। अब सघन से आ रही है, इसका मतलब आई का मान क्या होना चाहिए? कम, और आर का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आई जो है वो छोटा होगा और आर जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।